आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बच्चों, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेले नहीं चलता। जो चीजें आप रोज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कपड़े हो, खाना हो, इनमें से कई चीजें दूसरे देश से भी आती है। कभी सोचा है ये सब कैसे होता है? भारत में ये कैसे आया? एमएनसीएस का क्या रोल है और इसका असर हमारे किसानों, मजदूरों और आम लोगों पर कैसे पड़ा? तो चलिए आज के लेसन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कैसे पूरी दुनिया एक ग्लोबल मार्केट बन चुकी है। दोस्तों, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके जरिए हम लोग जानेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको समझाना है कि वैश्वीकरण ही क्या होता है। देखिए, यहाँ पर समझिए वैश्वीकरण क्या होता है। यहाँ देखिए कह रहा है कि दोस्तों कि विभिन्न देशों के बीच उत्पादन और बाजारों के तीव्र तीव्र यानी बहुत जल्द तीव्र एकीकरण के माध्यम से बढ़ते व्यापारिक संबंध को वैश्वीकरण कहा जाता है। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि दोस्तों कि विदेश से भी क्या होता है, उसमें उत्पादन और बाजार उसमें एकीकरण होता है, एकता होती है, मिलते हैं लोग उसमें। यानी देखिए, विभिन्न देशों के बीच जो लेन देन होता है, उनके बीच उत्पादन होता है। कोई फैक्ट्री बनाता है, कोई चलाता है, फैक्ट्री में उत्पादन जो वस्तु होता है उन्हें बेचता है दूसरे देश में जाकर के। तो ये तीव्र एकीकरण होता है बहुत जल्दी। तो इसके माध्यम से जो व्यापार होते हैं उसी को संबंध में क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। यह नीति 1991 में लागू की गई थी। कितना में दोस्तों? 1991 में। इस नीति के अनुसार दोस्तों वो विभिन्न देश खुले आम व्यापार कर सकता है। यहाँ देखिए, इस नीति का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप खुले में व्यापार कर सकते हो विभिन्न देशों के साथ। यहाँ आगे देखिए कह रहा है दोस्तों कि देखिए यानी अब कोई भी देश अकेले नहीं रहता। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि कोई भी देश अकेले नहीं रहता। वो अपना प्रोडक्ट बना करके अपने ही क्या बोलते हैं देश में नहीं बेचता, वो विदेश में भी बेच सकता है, आमदनी जनरेट कर सकता है। तो कंपनियां, यहाँ देखिए, कंपनियां सामान और सेवाएं सीमाओं को पार करके एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा जाता है, यानी पहुंच जाती है। दोस्तों, ये कोई भी देश अकेला नहीं रहता, बल्कि उसकी जो कंपनियां होती है, फैक्ट्री वगैरह जो होते हैं या फिर सामान जो होते हैं, सेवाएं जो होती है, वो सीमाओं के पार करके एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जाती है। ये सारी चीजें होती है। यहाँ देखिए, आइए यहाँ पर देखिए, जैसे अमेजोन, ये क्या हो गया दोस्तों? जैसे कि अमेजोन हो गया, आपका अमेजोन हो गया, कोको कोला हो गया, सैमसंग हो गया। ये जैसी चीजें जो होती है दोस्तों, वो विदेशी कंपनियां भारत में काम करती है। ये क्या कंपनियां हैं? विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में काम करती है। और भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका और यूरोप में सेवाएं देती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है भारतीय बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, आईटी कंपनियां हैं, वो क्या करती है, अमेरिका में जाती है और यूरोप में जाती है और यहाँ पर सेवाएं देती है। तो इसी जुड़ाव को हम वैश्वीकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दोस्तों, यही सारी चीजें होती है। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा कि वैश्वीकरण क्या होता है। देखिए, अच्छी तरीके से हमने बता दिया आपको। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ देखिए दोस्तों, क्या रहा क्वेश्चन नंबर 2 कि व्यापार और निवेश नीतियों पर उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। ये जो व्यापार होते हैं, व्यापार और निवेश नीतियों पर उदारीकरण जो होता है दोस्तों, वो वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को जानने से पहले बात करते हैं कि उदारीकरण क्या होता है। देखिए दोस्तों, उदारीकरण का मतलब होता है कि सरकार द्वारा व्यापार, उद्योग और निवेश से जुड़ी पाबंदियों को कम करना या फिर हटा देना। क्या होता है दोस्तों कि सरकार, कोई भी सरकार जो होती है, देश की सरकार, वह क्या करती है, उसके द्वारा जो व्यापार में होता है या फिर उद्योग, बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह लोग जहाँ निवेश करते हैं, उससे जुड़ी पाबंदियों को या तो कम करते हैं या फिर हटा देते हैं, ताकि जो होती है वो निजी कंपनियां क्या करती है, निजी कंपनियां और विदेशी कंपनियां ज्यादा आजादी से काम कर सके। यही सारी चीजें होती है, उदारीकरण कहलाती है। आइए समझते हैं कि व्यापार और निवेश नीति पर उदारीकरण जो होता है वो वैश्वीकरण प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है। वैश्वीकरण को आप सिंपल समझ सकते हो कि दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट बनाती है, बेचती है दूसरे देशों में जाकर के, या फिर वहां पर निवेश करती है, या फिर उसकी जो प्रोडक्ट होती है वो कहीं पर दूसरी जगह पर बेचती है। तो इसी को बोलते हैं वैश्वीकरण। यानी अपने ही देश में व्यापार ना करना, दूसरे अलग अलग देशों में व्यापार करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। आइए इसे समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, यहाँ कह रहा है दोस्तों आपका कि व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण के फलस्वरूप आयात निर्यात में वृद्धि हुई। क्या हुई? अगर व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण से क्या हुआ दोस्तों, आयात और निर्यात में वृद्धि हुई। लोग आने लगे, जाने लगे, एक देश से दूसरे देश आने लगे, यहाँ पर निवेश करने लगे, यहाँ पर व्यापार करने लगे, फैक्ट्रियां बनाने लगे। तो यही सारी चीजें होती है। यहाँ पर देखिए, इस नीति के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों का तेजी से विस्तार भी हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो दोस्तों बहुत बड़ी कंपनियां होती है, तो इनका भी मतलब तेजी से विस्तार हुआ, ये भी ग्रोथ करने लगे। अब आगे समझिए, यहाँ पॉइंट नंबर 3 देखिए,
क्या रहा दोस्तों कि इसके कारण विभिन्न देशों को एक दूसरे के नजदीक आने का अवसर भी प्राप्त हुआ, यही चीजें के कारण। इसके कारण विभिन्न देशों के बीच खुलेआम व्यापार भी होने लगा। इस चीज के कारण क्या हुआ दोस्तों, खुलेआम व्यापार होने लगा। यही व्यापार और निवेश नीतियों पर जो उदारीकरण होता है वो वैश्वीकरण प्रक्रिया में सहायता बहुत ज्यादा पहुंचाती है। क्योंकि उदारीकरण जो होता है वो दोस्तों, वो सरकार द्वारा जो व्यापार पर जो रोक लगाती है या फिर पाबंदी लगाती है उसको हटा देती है, ताकि कोई भी कंपनी हो, कोई भी देश का कोई भी कंपनी हो या फिर उद्योग हो, उसको मतलब खुलेआम उसको व्यापार करना मतलब करने देना है, उसी को बोलते हैं उदारीकरण। आइए समझते हैं आगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कारकों को आपको लिखना है दोस्तों। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले यानी उसको और ज्यादा प्रमोट करने वाले, उसे बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं वैश्वीकरण, उसको आपको लिखना है। आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए परिवहन व संचार में सुधार हुआ, दुनिया जुड़ने लगी। क्या हुआ दोस्तों, जो होते हैं, जो परिवहन होते हैं, जो आप कह सकते हैं मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ी वगैरह जो होता है परिवहन और संचार में, ये जैसे जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, रेडियो वगैरह हो गया, टीवी वगैरह हो गया, ये संचार में सुधार हुआ और दुनिया एक दूसरे से जुड़ने लगी, एक देश दूसरे देश से जुड़ने लगा। तो तकनीकी क्रांति जैसे इंटरनेट, मोबाइल से व्यापार आसान हो गया दोस्तों। अब कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी कंपनी से जुड़ा हुआ चीज या फिर प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार है, या फिर प्रोडक्ट बना लिया है, उसे दूसरे देश में उसे बेचना चाहता है या फिर डील करना चाहता है, तो उसके लिए उसे जाने की जरूरत भी नहीं है। आजकल मोबाइल से भी हो जाता है। अगर इंटरनेट का जमाना है दोस्तों, तो मोबाइल से एक कॉल में आपका सारा डील हो जाता है। यहाँ देखिए बोल रहा कि निवेश और पूंजी का बढ़ना देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी। ये देखिए निवेश और पूंजी बढ़ने लगे दोस्तों इसके कारण, और देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी जुड़ने लगे। यहाँ देखिए 4 पॉइंट कह रहा दोस्तों कि नई तकनीक, तेज संचार, खुले व्यापार और विदेशी कंपनियां, ये सब वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये सारी चीजें जो होती है दोस्तों, ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसके जरिए ही कोई देश दूसरे देश से कांटेक्ट कर पाता है, वहां पर अपने सामानों को बेच पाता है और प्रोडक्ट को बना पाता है, फैक्ट्री वगैरह लगा पाता है। तो ये सारी चीजें वैश्वीकरण कहलाती है। अब आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, कैसे? ये जो वैश्वीकरण होता है उसका प्रभाव एक समान नहीं है हर जगह पे, कैसे? देखिए यहाँ पर आंसर देखिए कि वैश्वीकरण का सबसे अधिक लाभ शहरी क्षेत्र के लोगों को हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्र और गरीब लोग इसके लाभ से वंचित है। क्यों, आगे हम आपको समझाएंगे। ये जो वैश्वीकरण है दोस्तों, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ जो होता है, फायदा जो होता है, वो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हुआ, जबकि ग्राम में यानी गाँव में रहने वाले लोग इसके लाभ से ही, इसके फायदे से ही वंचित है। वो अनजान है इस सब चीज से, मतलब उनको मिला ही नहीं। क्यों दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या रहा दोस्तों कि छोटे किसान और छोटे उद्योग नुकसान में रहते हैं, क्योंकि वो बड़ी कंपनी से मुकाबला कर ही नहीं पाते, तो अपना कहाँ लगाएंगे वो। मान लीजिए कोई छोटी छोटी फैक्ट्री है वगैरह, जिसमें साबुन बन रहा है, अगरबत्ती बन रहा है, मोमबत्ती बन रहा है, या फिर कहीं पर खाने वाला सामान, पारोटी वगैरह बन रहा है, तो ये छोटी छोटी कंपनियां हो गई जो क्या करती है, ये जो उद्योग होती है दोस्तों, ये क्या करती है, वो बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर ही नहीं पाती है। इसीलिए ये नुकसान में रहते हैं छोटे जो होते हैं। यहाँ पर 3 नंबर देखिए कि इस प्रक्रिया में सेलफोन, मोटर गाड़ी तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सस्ती हुई। यानी इस प्रक्रिया के जरिए जो सेलफोन वगैरह होता है, मोटर गाड़ी जो होता है तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सस्ती हो गई, क्योंकि वैश्वीकरण से दोस्तों हमें भी फायदा हुआ। क्योंकि कोई भी देश अगर अपना चीजें बना रहा है और फिर अपने देश में बेच रहा है, तो शायद इससे जो होती है दोस्तों, इसमें महंगा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी मर्जी भाई, उसकी कंपनी, वो जितना बेचे। अगर आप चलाना चाहते हैं, खरीदना चाहते तो खरीदिए, नहीं खरीदना चाहते नहीं खरीदिए। लेकिन वैश्वीकरण जैसे ही आया दोस्तों, एक देश दूसरे देश में जाकर के सामानों को बेचने लगा, प्रोडक्ट बनाने लगा, तो इससे सामान भी सस्ता होने लगे, लोग खरीदने लगे और ज़्यादातर यूज करने लगे, और इससे हम काफ़ी अलग अलग देश के सामानों को यूज कर सकते हैं इसी के जरिए। आइए यहाँ समझिए, कह रहा कि वैश्वीकरण का लाभ सभी को बराबर नहीं मिलता है। अमीर और बड़ी कंपनियां आगे बढ़ जाती है, जबकि छोटे किसान और मजदूर पीछे ही रह जाते हैं। ये वैश्वीकरण जो होता है, इसका लाभ सबको बराबर आज तक नहीं मिला, नहीं शायद ही मिलेगा, क्योंकि अमीर जो लोग होते हैं या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां, उद्योगपति लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, जबकि छोटे किसान और मजदूर लोग पीछे ही रह जाते हैं। ये सारी चीजें होती है जो प्रभावित करती है इसे भी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे पड़ा। अब भारत में बात करते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए कि विदेशी कंपनियां यानी MNCs भारत में कारखाने और दफ्तर खोलने लगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। ये भी एक तरह का फायदा ही हुआ, क्योंकि विदेशी कंपनियां जो है वो भारत में अपना कारखाना बनाने लगी, फैक्ट्रियां बसाने लगी, तो जिससे दफ्तर खोलने लगी और इससे रोजगार भी बढ़े, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को नौकरी मिली, जॉब मिली। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, भारत को प्रभावित करती है। यहाँ पर देखिए आगे कि भारत में क्या रहा दोस्तों
कि भारत में मोबाइल, कंप्यूटर और मशीनें जैसी आधुनिक तकनीकें भी आई और यहाँ पर बनने लगी। ये जो पहले ज़माने में नहीं होता था दोस्तों, लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया आई, क्या हुआ, इससे मोबाइल बनने लगे, कंप्यूटर बनने लगे और बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी यहाँ पर फैक्ट्री में। तो ये सारी चीज़ों का भी अवसर मिला इनको और ये भी आगे बढ़ी। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3 कि भारतीय कंपनियां जैसे टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो, ये सब कंपनियां जो है ये आदि अब विदेशों में भी काम कर रही है। ये अपने देश में तो काम कर ही रही है, विदेशों में भी अपने झंडा गाड़ रही है। तो ये सारी चीज़ों को प्रभावित करती है वैश्वीकरण। अब भारत को प्रभावित की ना। यहाँ देखिए कि लोगों को अब सस्ते और बेहतर क्वालिटी वाले सामान मिलने लगे। अब पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब वैश्वीकरण जैसे ही आया दोस्तों, इससे क्या हुआ कि अनेक देशों का कंपनी जो होता है, कोई भी देश हो अपना कंपनी अगर लगाना चाहता है तो आप वो भारत में आप कर भी वो लगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण कहलाती है। तो इससे सामान भी सस्ता हो जाते हैं, लोग बेचते हैं सस्ता से और लोग खरीद पाते हैं, और गरीब से गरीब लोग भी इसे खरीद पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं और इसे यूज कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जो भारत को प्रभावित करती है वैश्वीकरण। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या अभिप्राय है, यानी ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इससे क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वैसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। ये बहुराष्ट्र कंपनियां जो होती है वो बहुत बड़ी कंपनियां होती है, क्योंकि ये एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। ये ज़्यादातर देशों में अपना क्या फैक्ट्रियाँ लगाना चाहती है, अपना उद्योग बसाना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए, ऐसी कंपनियां उन देशों में अपना कारखाना स्थापित करती है जहां सस्ते एवं अन्य संसाधन आसानी से मिल भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन लोग देख करके करते हैं, ताकि बड़ी कंपनियां ना भाई तो उन्हीं देशों में अपना कारखाना बनाएगी, निवेश करेगी, अपना पैसा फंसाएगी, पूंजी लगाएगी, जहां पर सस्ते और अन्य संसाधन आसानी से मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है। थर्ड नंबर देखिए कि ये कंपनियां कम से कम लागत में, ये देखिए कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती है। इनका मकसद यही रहता है कि हम कम खर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। ये सारी चीज़ें होती है। 4 नंबर देखिए पॉइंट नंबर, ये कंपनियां वस्तु और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर करती है। ये जो कंपनियां होती है दोस्तों, ये क्या करती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये वस्तु और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर करती है। यानी ये बहुत सारे देशों में वो करना चाहती है और अपना झंडा गाड़ना चाहती है, लोगों को दिखाना चाहती है कि हाँ हम सब जगह अपना मतलब नहीं बोलते हैं कि अपना चला सके, अपना कंपनी बसा सके। अब देखिए 5 पॉइंट, ये कंपनियां जिस देश में अपना कारखाना लगाती है उस देश की सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है। जहाँ पर भी लगाती है कि कहीं पर कोई नियम तो लगा नहीं दिया, कहीं पर कोई ज़्यादा टैक्स तो नहीं ले रहा है, कहीं पर ज़्यादा मतलब हमें खर्चा तो नहीं हो रहा, कहीं पर नुकसान तो नहीं हो रहा। तो ये देखती है सरकार पर भी, नीतियों पर भी उसके नज़र रखती है। ये सारी चीज़ें होती है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि विदेशी व्यापार के उद्देश्य उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। ये जैसे कि हमने आपको उदारीकरण का बताया कि सरकार जो होती है उसके द्वारा जो व्यापार या फिर उद्योग या फिर निवेश से जो जुड़ी पाबंदियां होती है उन्हें कम करती है या फिर हटा देती है, ताकि जो होते हैं निजी कंपनियां या फिर छोटी बड़ी कंपनियां जो भी है वो विदेश में अपनी कंपनियां ज़्यादा मतलब क्या होती है आज़ादी से वो काम कर सके। तो इसी को बोलते हैं उदारीकरण। आइए समझते हैं इसे भी क्या कहता है। कह रहा है दोस्तों कि व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जो होती है वो व्यापारिक नीतियों में डील तथा प्रतिबंधों को हटाए जाने वाले प्रक्रिया को विदेशी व्यापार उदारीकरण कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले समझा दिया। आइए आप समझते हैं कि विदेशी व्यापार के उदारीकरण से हम क्या समझते हैं। आइए यहाँ देखिए कह रहा है दोस्तों कि भारत में यह नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। कितने? मनमोहन सिंह द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ही यह नीति 1991 में लागू हुई थी। तो इसके अंतर्गत विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के अवरोधों को हटाया गया, ताकि वस्तुओं का आयात निर्यात तथा व्यापार खुलेआम हो सके। लोग जो एक देश दूसरे देश में अपना सामान को बेच सके, खरीद सके या फिर व्यापार कर सके खुलेआम, कोई भी बिना रोक टोक के। ये सारी चीज़ें होती है उदारीकरण। विदेशी कंपनियां भी अपने कारखानों को यहाँ स्थापित कर सके। यहाँ देखिए आगे कह रहा है दोस्तों कि इस नीति से न सिर्फ व्यापार के अवरोधों को मुक्त किया गया, बल्कि लाइसेंस पद्धति में भी व्यापक परिवर्तन किया गया। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है।
आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। ये जो श्रम कानून होता है, मजदूर में कानून जो लगता है दोस्तों, ये अगर लचीलापन हो तो कंपनियां फायदा भी होती है। लेकिन अगर यही कंपनियां कानून को अगर हार्ड कर दे तो दोस्तों सरकार भी इन पर कड़ी नजर रखती है। सरकार के नियमों का पालन भी करना होता है। लेकिन अगर लचीलापन, अगर कंपनियां ज्यादा मतलब इसे देखती नहीं है, कानून को पालन नहीं करती या फिर लचीलापन छोड़ देती है, तो इसमें इसी को फायदा मिलता है ज़्यादातर। कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए कंपनियां जो होती है वो जरूरत के हिसाब से कर्मचारी को रख भी सकती है और हटा भी सकती है जरूरत पड़ने पर। यहाँ देखिए खर्च, अगर कॉस्ट कम करके मुनाफा बढ़ा भी सकती है। इससे नई मशीनें और आसानी से ला सकती है। नई नई जो मशीनें होती है और भी आसानी से ला सकती है। तो यहाँ पर देखिए कंपनियां बाजार की स्थिति के अनुसार अपने काम को बदल भी सकती है अगर लचीलापन रहा तो। लेकिन अगर कानून, अगर मजदूरों के लिए अगर कड़ा कर दिया जाए तो इसे भी रूल्स फॉलो करना पड़ेगा शायद सरकार के। ये सारी चीजें होती है कि लचीलापन होने से कंपनियां ही फायदा में रहती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों, कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के व्यापार बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है। यानी विदेशी जो व्यापार होते हैं वो विभिन्न देशों के, अलग अलग देशों के व्यापार बाजारों के एकीकरण यानी मिलना। एकीकरण का मतलब होता है दोस्तों मिलना, मिल करके काम करना। वो किस प्रकार मदद करता है ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर देखिए कि प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने की काम करती आ रही है। ये जो प्राचीन काल से ही होता है दोस्तों, वो विदेशी व्यापार को विभिन्न यानी अलग अलग देशों को आपस में जोड़ने का काम करती हुई आ रही है। कैसे, यहाँ पर देखिए विदेशी व्यापार उत्पादों को घरेलू बाजारों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने का अवसर प्रदान करती है। ये जो विदेशी व्यापार होता है, विदेशी मतलब क्या होता है कि अब एक देश से निकल करके अलग अलग देशों में व्यापार करना, उत्पादों को घरेलू जो बाजार होते हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाना, उत्पादों को जो भी हम लोग घर में चीजें बनाते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा देना, उसे व्यापार करना, बेचना, यही सारी चीजें होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार। तो उत्पादों को घरेलू बाजारों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने का अवसर प्रदान करती है। ये सारी चीजें होती है। आइए यहाँ पर समझते हैं पॉइंट नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है कि इसके कारण वस्तुओं के आयात निर्यात में वृद्धि भी हो रही है। इसके कारण उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी मिलता है। ये सारी चीजें होती है दोस्तों। यहाँ पर कंपटीशन करने का बात कर रहा है कि इसके कारण जो होता है उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कंपटीशन करने का भी मौका मिलता है कि हमारा उत्पाद भी तुम लोगों के मुकाबले के समान हो सकता है। ये सारी चीजें होती है। तो ये विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ने का एक काम भी करती है दोस्तों। अलग अलग देशों की जो बाजार होते हैं उसको आपस में जोड़ने का भी काम करती है ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 10 की और देखिए क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने का क्या कारण था। इस अवरोधों को सरकार यानी इस अवरोधों को जो सरकार क्यों हटाना चाहता था। यानी पहले क्या लगाया, अवरोध लगाया, रोक लगाया। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश पर अवरोध लगाया। विदेशी व्यापार जो होता है वो पहले अवरोध लगाया यानी रोक लगाया, फिर बाद में उसे हटा दिया। क्यों, इसका कारण क्या हो सकता है ये समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अवरोध क्यों मतलब लगाया, कारण क्या था इसका। देखिए तो विदेशी व्यापार तथा निवेश पर अवरोध लगाकर घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, यानी सरकार चाहती थी, भारत सरकार, कि विदेशी व्यापार को हम लोग बहिष्कार करें। लोगों की कंपनियां की, बाकी विदेशों की कंपनियां जो होती उनको बहिष्कार कीजिए और अपने देश के उद्योगों को या फिर जो घरेलू उद्योग होते हैं फैक्ट्री वगैरह उनको ज़्यादातर प्रोत्साहन मिले, उन्हें भी संरक्षण दिया जाए ताकि ये भी घरेलू चीज़ें भी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए या फिर उत्पाद को बढ़ाए और इन्हीं चीज़ों को हम लोग यूज करें और इन्हें भी प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। यही सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि देश में विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक पर प्रतिबंध लगाकर घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से मुक्त करने के लिए, यानी विदेशी जो देश में विदेशी पूंजी जो होती है या फिर विदेशी तकनीक जो होती है उस पर प्रतिबंध लगाए, रोक लगाकर जो घरेलू उद्योग होता है हमारा अपना जो बनाया हुआ चीजें होता है वो विदेशी प्रतिस्पर्धा से मुक्त कराने के लिए, यानी कंपटीशन मुक्त कराने के लिए, यानी हमें नहीं करना कंपटीशन, भाई हमारा चीज हमें ही रहने दो, हम ही इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, अपने देश में प्रमोट करेंगे, यानी स्वदेशी चीजों का उपयोग करना है। यही सारी चीजें कहना चाहते हैं यहाँ पर। उद्योगों औद्योगिक गतिविधियां में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी औद्योगिक जो गतिविधियां होती है उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग फैक्ट्री वगैरह होते हैं उसको और भी बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये सारी चीजें होती थी। तो भारत में नए नए उद्योगों को पनपने का अवसर देने के लिए, तो दोस्तों भारत में जो नए नए उद्योग बनते थे, फैक्ट्री वगैरह बनते थे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो इससे अवसर मिलता था, उन्हें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था कि नहीं अब हमारा भी उद्योग चल सकता है। विदेशी कंपनियों को बहिष्कार करने से, उन पर रोक लगाने से हमें भी मतलब फायदा हो सकता है, कंपटीशन पर हम भी आ सकते हैं। तो सरकार ने बाद में क्या किया, इसे हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्यों रोक को हटाया, इसके कारण जानिए।
कि विदेशों से पूंजी और तकनीक आने से उत्पादन और रोजगार भी बढ़ने लगे। याद रखिए, कोई भी देश अगर खुद ही अगर चाहे दोस्तों कि हम विदेश से व्यापार ना करें, तो वो देश पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि बाकी देशों से अगर वो कांटेक्ट नहीं करेगा, वो डील नहीं करेगा, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं करेगा, विदेशी बाजार नहीं करेगा, विदेशी व्यापार नहीं करेगा, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि इससे नए नए तकनीक का पता चलता है और दोस्तों पूंजी भी लोग लगाते हैं, तो वो आगे भी बढ़ते हैं, इससे लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, कंपटीशन बढ़ाने के लिए ताकि भारतीय कंपनियां भी बेहतर काम करें, यानी भारत सरकार फिर बाद में हटा दिया रोक को कि नहीं, अब हम विदेश से भी कंपटीशन कर सकते हैं, हमारी कंपनियां भी विदेशों से मुकाबला कर सकती है, हमारे भी स्किल्स है, हुनर है, ऐसे भी लोग रहते हैं यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियां बनाते हैं जो कि कंपटीशन लायक है। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बाद में हटा दिया गया कि नहीं, हम भी कंपटीशन करेंगे। देखिए, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण को अपनाने के लिए ताकि भारत विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ सके, बाद में इसे रोक को हटा दिया गया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को अपनाना चाहता था भारत, ताकि जो है भारत जो है वो विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ सके, अलग अलग देशों से जुड़ सके, सीख सके कुछ और आगे बढ़ सके। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो होता है वो पूरा चैप्टर खत्म होता है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों अगर मैंने अच्छे से बताया हो तो दोस्तों पहले एक बार आप लोग लिख लीजिएगा यार, वरना समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पहले एक बार लिखिए, एक बार पढ़िए, उसके बाद ही उसे देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितने भी हमने आपको बताया दोस्तों, वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 100% आने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको सारे टॉपिक्स या फिर सारे चैप्टर मिल जाएंगे क्लास 9 और 10 के। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर डेली एक वीडियोस अपलोड होते हैं एजुकेशनल चैनल पर। यही सारी चीज़ें होती है। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।